कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, हमारे मैनेजमेंट की सीरीज चल रही थी, उसी क्रम में ये अगला पार्ट है। तो जिसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये पिछले टॉपिक एक शुरू किया था। शुरू टॉपिक का नाम था हमारा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को शुरू कर दिया था, लेकिन क्या टेक्निकल कारणों से उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इसको अब कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। तो हमारे व्यवसाय के जो संसाधन है, क्या व्यवसाय के संसाधनों का वह नेटवर्क, व्यवसाय के संसाधनों का ऐसा नेटवर्क है, वह नेटवर्क जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राहकों को उत्पाद मतलब माल और सेवा प्रदान करने वाले कई चरणों को शामिल करते हैं। वे जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ग्राहकों को माल और सेवा मतलब जो उत्पाद प्रदान करने वाले कई चरणों को शामिल किया जाता है। अर्थात कच्चे माल के क्रय से लेकर निर्मित माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले चरण। क्या कच्चे माल को अंतिम उपभोक्ता तक, भाई कच्चे माल का क्रय से लेकर हम क्या कर रहे हैं, जो निर्मित माल है उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के चरण है, या पहुंचाने के चरण को हम आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। जिसका क्या उचित प्रबंधन ही क्या कहलाता है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन या एसपीएम कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कच्चा माल खरीद रहे हैं, कच्चा माल खरीदने से लेके उस माल को बनाने से लेके उसको जो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। अब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की बात करें तो इसको कुछ परिभाषा भी होनी चाहिए, जब तो परीक्षा में हम इसको लिख पाएंगे। तो आपूर्ति श्रृंखला के संचालन को, या आपूर्ति श्रृंखला के संचालन को यथासंभव प्रभावी ढंग से नियोजित, कार्यान्वित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया। तो नियोजित, कार्यान्वित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहते हैं। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन किसे कहते हैं, आपूर्ति श्रृंखला के संचालन को यथासंभव प्रभावी ढंग से नियोजित, कार्यान्वित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहते हैं। बात करें आपूर्ति श्रृंखला की, तो आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों को इस प्रकार संबंधित करना, क्या आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों को इस प्रकार संबंधित करना जिससे कि ग्राहक को लागत का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, जिससे क्या ग्राहक को लागत का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो और संस्था क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में ज़्यादा फायदा कमा पाए। तो दोनों की दोनों बात होती है, ग्राहक को तो क्या मिले, लागत का अधिकतम मूल्य मिले, और जो हमारी संस्था है तो संस्था को प्रतिस्पर्धी बाजार में अधिकतम लाभ मिले। तो दोनों के दोनों फायदे होने चाहिए। तो इसी यही कार्य होता है हमारे क्या, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में। परीक्षा में आया था हमारे 2021 के अंदर, क्या RS मेंस 2021 के अंदर आया था, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। तो हम इसको आसानी से लिख सकते थे, चाहे तो दे दो उत्तर। अब बात करें आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के घटक की बात करें, कौन कौन से इसके घटक होते हैं, कौन कौन से पार्ट है। तो आपूर्ति, सबसे पहला आता आपूर्तिकर्ता। तो ये वो संसाधन होते हैं जो उत्पादक को सही समय पर कच्चा माल और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो वो संसाधन होते हैं जो क्या करते हैं, उत्पादक को सही समय पर कच्चा माल और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आपूर्तिकर्ता कहते हैं। फिर क्या कहता है, निर्माता मतलब जिसको उत्पादक कहते हैं। तो वे व्यक्ति अथवा संस्थान जो कच्चे माल को तैयार माल में बदल देते हैं। तो वे व्यक्ति या संस्थान जो क्या करते हैं, कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं, उन्हें निर्माता या उत्पादक कहते हैं। तो निर्माता या उत्पादक किसे कहते हैं, वो व्यक्ति या संस्थान जो कच्चे माल को तैयार माल में बदल देते हैं, उन्हें निर्माता या उत्पादक कहते हैं। फिर आता वेयर हाउसिंग मतलब गोदामीकरण या भंडारीकरण। क्या गोदामीकरण या भंडारीकरण की बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के इस चरण में अंतिम उत्पाद का वैज्ञानिक और सुरक्षित रखरखाव किया जाता है। तो इस चरण में क्या किया जाता है, अंतिम उत्पाद का वैज्ञानिक और सुरक्षित रखरखाव किया जाता है। तो इस चरण में क्या होता है, अंतिम उत्पाद का वैज्ञानिक और सुरक्षित रखरखाव किया जाता है। तो हमारे किस में, गोदामीकरण या भंडारीकरण के अंदर, इसको कहते हैं अंग्रेजी में वेयर हाउसिंग। फिर आता है वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये घटक क्या करता है, उत्पादक से माल खरीदता है और खुदरा विक्रेता को माल बेच देता है। ये क्या करता है, वितरक क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, ये घटक क्या है, उत्पादक से माल खरीदते हैं और खुदरा विक्रेता को माल बेच देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। फिर बात करें फुटकर की बात करें या खुदरा की बात करें तो इन्हें रिटेलर कहते हैं। और ये क्या है, वितरक से माल खरीदते प्राप्त करते हैं, ग्राहकों को माल पहुंचाते हैं। ये क्या है, वितरक से माल प्राप्त करते हैं और ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रिटेलर या फुटकर या खुदरा कहते हैं। फिर बात करें प्रचालक या लॉजिस्टिक्स की, तो ये कच्चे माल के हस्तांतरण से लेकर निर्मित माल के उपयोगकर्ता तक इसे पहुंचाने संबंधी परिवहन, संग्रहण और सुरक्षा का कार्य करते हैं। प्रचालक या लॉजिस्टिक्स की बात करें तो कच्चे माल के हस्तांतरण से लेकर निर्मित माल के उपयोगकर्ता तक, तो लॉजिस्टिक्स की बात करें तो ये यही कार्य करता है। तो इससे संबंधित जितना परिवहन, संग्रहण और सुरक्षा तीनों का कार्य कौन करता है, लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। तो ये कच्चे माल के हस्तांतरण से लेकर निर्मित माल के उपयोगकर्ता तक इसे पहुंचाने संबंधी परिवहन, संग्रहण और सुरक्षा का कार्य करते हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर।
फिर बात करें उपभोक्ता या कंज्यूमर की, तो ये वह व्यक्ति होता है जो निर्मित माल को खुदरा अथवा फुटकर व्यापारी से खरीदता है और इसका उपयोग स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए करता है। कंज्यूमर क्या होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो निर्मित माल को खुदरा अथवा फुटकर व्यापारी से खरीदता है और इसका उपयोग किसके लिए करता है? खुद के लिए करता है या फिर दूसरों के लिए करता है, लेकिन ये अंतिम रूप से यही खरीदता है। कौन? उपभोक्ता या ग्राहक। तो इस तरह से हमने देखा कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कितने घटक हैं। पहला आपूर्तिकर्ता, दूसरा निर्माता या उत्पादक, तीसरा गोदामीकरण या भंडारीकरण, चौथा वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर, पांचवा खुदरा फुटकर जिसको रिटेलर भी कहते हैं, छठा प्रचालक मतलब लॉजिस्टिक्स, और सातवां हमारा क्या? उपभोक्ता या कंज्यूमर या ग्राहक। तो इस तरह से 7 घटक बताए हैं इसमें। आगे देखें इसके, तो आगे आता हमारा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के चरण। चरणों की बात करें, कितने चरण होते हैं? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के 5 चरण होते हैं, जिनको हम शॉर्टकट में PDMDR कहते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं, जिसे PDMDR कहते हैं। पहला आता है P का मतलब होता है नियोजन, जिसे कहते हैं प्लानिंग। पहले P का मतलब क्या होता है? नियोजन, मतलब क्या होता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है? उन सभी तत्वों का नियोजन किया जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के चरणों की बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग में उन सभी तत्वों का नियोजन किया जाता है जिसकी ग्राहक को आवश्यकता होती है। तो ग्राहक क्या क्या चाहता है, उन सभी तत्वों का नियोजन किया जाता है। अर्थात उत्पाद और उत्पाद की विशिष्टता का निर्धारण किया जाता है कि कौन कौन से उत्पाद बनने हैं, कैसे बनने हैं। तो इन सब का निर्धारण किसके अंदर किया जाता है? हमारे नियोजन के अंदर। मतलब ऐसी प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग से हम समझ गए कि दोबारा से देख लेते हैं। उन सभी तत्वों का नियोजन किया जाता है इसके अंदर जिनकी या जिसकी क्या ग्राहक को आवश्यकता होती है। मतलब कि उत्पाद की विशिष्टता का इसके अंदर निर्धारण किया जाता है। दूसरा आता है डी का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास। PDMDR में दूसरा पॉइंट क्या आता है? डी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला निर्माण और नियोजन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण और क्या किया जाता है? नियोजन किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण और नियोजन इसके अंदर कर रहे हैं। फिर आता तीसरा एम का मतलब मेक ए प्रोडक्ट। इसके बाद क्या था? मेक ए प्रोडक्ट की बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के इस चरण में उस उत्पाद को तैयार किया जाता है जिसके बारे में नियोजन किया गया था। क्या? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के इस चरण में क्या है? उस उत्पाद को तैयार करते हैं जिसके बारे में नियोजन किया गया था, अर्थात जिसकी प्लानिंग की गई थी। हमने क्या? मेक ए प्रोडक्ट कर लिया है। क्या? मेक ए प्रोडक्ट कर लिया है। अब फिर क्या होता है? इसकी डिलीवरी मतलब सुपुर्दगी होती है। तो इस चरण में विभिन्न माध्यम जैसे हमारे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मध्यस्थ इन इत्यादि से उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। क्या करते हैं? उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, किसमें? सुपुर्दगी या डिलीवरी के अंदर। फिर आता हमारा क्या? फिर आता हमारे माल वापसी या रिटर्न ऑफ गुड्स। यदि उत्पाद में कोई दोष हो, क्या? यदि उत्पाद में कोई दोष हो तो उसे किस प्रकार उपभोक्ता से वापस लिया जाना है, इसे रिटर्न ऑफ गुड्स कहेंगे। इस नीति का निर्धारण इस चरण में होता है। तो हमारे 5 चरण PDMDR। पी का मतलब प्लानिंग, मतलब नियोजन, मतलब उत्पाद और उत्पाद की विशिष्टता का निर्धारण करेंगे। डी का मतलब डेवलपमेंट, इसमें श्रृंखला का निर्माण और नियोजन किया जाएगा। एम का मतलब मेक ए प्रोडक्ट, मतलब जो हमने नियोजन किया जिस उत्पाद के बारे में उसको बनाएंगे, मेक ए प्रोडक्ट करेंगे। फिर डिलीवरी मतलब सुपुर्दगी। तो इस चरण में प्रत्यक्ष मध्यस्थ किसी भी के माध्यम से उस सामान को ग्राहकों तक पहुंचाएंगे, या तो प्रत्यक्ष पहुंचाएंगे, अप्रत्यक्ष, या फिर मध्यस्थ के माध्यम से। फिर आता माल वापसी। यदि ग्राहक को पसंद नहीं आया तो माल वापस भेज सकता है, तो इसे रिटर्न ऑफ गुड्स कहेंगे। यदि उत्पाद में कोई दोष हो तो उसे किस प्रकार उपभोक्ता से वापस लिया जाए, ये सब डिसाइड करते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स। तो PDMDR ये हमारे आपूर्ति श्रृंखला के 5 चरण है। अब बात करें आपूर्ति श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला कई प्रकार की होती है। इसको फिक्स नहीं कह सकते इसके कितने प्रकार होंगे, लेकिन कुछ तो बात कर ही सकते हैं। पहला होता है अनवरत आपूर्ति श्रृंखला, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस आपूर्ति श्रृंखला, कंटिन्यूस सप्लाई चेन। तो यह आपूर्ति श्रृंखला उन उत्पादों से संबंधित होती है जिनकी भारी मांग पूरे वर्ष पर बनी रहती है। तो पूरे साल भर जिनकी मांग डिमांड बनी रहती है उन्हें क्या कहते हैं? अनवरत आपूर्ति श्रृंखला। जैसे हमारे दूध, दही इत्यादि होते हैं ना, ये इनको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस सप्लाई चेन। मतलब साल भर इनकी मांग बनी रहती है। दूध, दही जैसे प्रोडक्ट होते हैं उनको। दूसरा होता है हमारा तीव्र आपूर्ति श्रृंखला, मतलब रैपिड सप्लाई चेन। इसके अंतर्गत वो उत्पाद बनाए जाते हैं जिनकी समय के अनुसार प्रवृत्ति बदलती रहती है। जैसे कि रैपिड की बात करते हैं, जिस समय इसकी जरूरत पड़ती है उस समय इसकी तेजी से आपूर्ति करनी पड़ती है, अथवा कभी भी नहीं करनी पड़ती। तो हमने देख लिया कि रैपिड सप्लाई चेन की बात करें तो इसके अंतर्गत वो उत्पाद बनाए जाते हैं जिनकी समय अनुसार प्रवृत्ति बदलती रहती है।
जैसे हमारे सर्दियों के ऊनी वस्त्र होते हैं, बारिश के मौसम में रेनकोट होता है, तो ये सब इसके अंदर ही आते हैं। क्या होते हैं? ये सब इसी के अंदर आते हैं। फिर बात करें कुशल आपूर्ति श्रृंखला, एक हमारे होते हैं एफिशिएंट सप्लाई चेन की बात करें तो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में, क्यों? क्योंकि बाजार क्या होता है? प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होता जा रहा बाजार। तो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में कुशल प्रभावी कुशलता के साथ लागू की गई, क्या? प्रभावी कुशलता के साथ लागू की गई जो आपूर्ति श्रृंखला है, वही हमारी कुशल आपूर्ति श्रृंखला कहलाती है। वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार है, तो इस प्रतिस्पर्धी बाजार में हम क्या कर रहे हैं? प्रभावी कुशलता के साथ लागू की गई जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है, उसे हम क्या कहते हैं? कुशल आपूर्ति श्रृंखला कहेंगे। फिर आता है हमारे ग्राहकोन्मुखी आपूर्ति श्रृंखला, मतलब कस्टमर ओरिएंटेड सप्लाई चेन। क्या होता है? कस्टमर ओरिएंटेड सप्लाई चेन की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत ग्राहक की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। क्या किया जाता है? ग्राहक की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। ग्राहक की प्रकृति को ध्यान में रखकर आपूर्ति श्रृंखला के कार्य निर्धारित किए जाते हैं। ये ग्राहक कैसा है, तो जो जैसा ग्राहक है उस तक वैसा ही प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। तो जैसे अमीर है तो अमीरों वाले प्रोडक्ट, लेविशली प्रोडक्ट, और जो हमारे गरीब है तो उनको सस्ते और जो टिकाऊ वाले प्रोडक्ट होते हैं वो पहुंचाए जाते हैं। तो इसमें क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड सप्लाई चेन होती है, तो जो जैसा है उस तक वैसे ही प्रोडक्ट पहुंचाए जाए। फिर आता है चुस्त आपूर्ति श्रृंखला, क्या आती है? एजाइल सप्लाई चेन। ये चुस्त आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो इसे जवाबदेही आपूर्ति श्रृंखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जवाबदेही आपूर्ति श्रृंखला भी कहेंगे। इसमें आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन रखते हुए, क्या इसमें आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन रखते हुए अधिक से अधिक ग्राहकों की आवश्यकताओं को कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास किया जाता है। क्या है? चुस्त आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो एजाइल सप्लाई चेन की बात करें तो इसे क्या जवाबदेही आपूर्ति श्रृंखला भी कहते हैं। इसमें आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन रखते हुए, इसमें आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन रखते हुए अधिक से अधिक ग्राहकों को की आवश्यकता को कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? चुस्त आपूर्ति श्रृंखला। तो इस तरह हमने 5 आपूर्ति श्रृंखला के प्रकार देखे। पहली है अनवरत, मतलब साल भर जिनकी डिमांड चलती रहती है, दूध दही जैसे। फिर आता तीव्र आपूर्ति श्रृंखला, मतलब रैपिड सप्लाई चेन, जैसे हमारे ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से हमें चाहिए वो प्रोडक्ट, जैसे हमारे सर्दियों में ऊनी वस्त्र होते हैं, बारिश के मौसम में रेनकोट होता है जैसे। फिर आता कुशल आपूर्ति श्रृंखला, मतलब एफिशिएंट सप्लाई चेन, तो इसमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं, जो बढ़िया काम करेगा वो बहुत आगे जाएगा। फिर आता ग्राहकोन्मुखी आपूर्ति श्रृंखला, ग्राहक के अनुसार जब हम आपूर्ति करते हैं। फिर चुस्त आपूर्ति श्रृंखला, मतलब एजाइल सप्लाई चेन, तो इसमें क्या होता है? जवाबदेही आपूर्ति श्रृंखला भी कहेंगे इसे। क्यों? क्योंकि इसमें आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन रखते हुए अधिक से अधिक ग्राहकों की आवश्यकताओं को कम से कम समय में पूरा करने की बात होती है। क्या अधिक से अधिक ग्राहकों को हम क्या करें? कम से कम समय में आपूर्ति करने की बात करें, कम से कम समय में उनको चीज़ें पहुँचाने की बात करें। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे हमारा युद्ध है, कि युद्ध हो गया, अब युद्ध के समय क्या होता है? जहाँ युद्ध चल रहा है तो वहाँ तक हम क्या आपूर्ति पहुँचानी है, तो चुस्त आपूर्ति श्रृंखला कहते ही पहुँचानी है। जैसे मान लो कहीं आपदा आ गई, मतलब भूकंप आ गया या ज्वालामुखी फट गया या फिर बाढ़ आ गई, तो वहाँ पे क्या तेजी से हमें चीज़ें पहुँचानी है, तो इसमें चुस्त आपूर्ति श्रृंखला काम करती है। अब क्या क्या हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के फायदे क्या क्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लाभ क्या क्या है वो बात करें। पहला होता है संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव होता है। इससे क्या होता है? संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव होता है। दूसरा, गुणवत्ता रूपी सेवा से बेहतर ग्राहक संबंध बनते हैं। गुणवत्ता रूपी सेवा से क्या होता है? बेहतर ग्राहक संबंध बनते हैं। तीसरा आता है लागत नियोजन और नियंत्रण में आसानी रहती है। क्या होता है? लागत नियोजन और नियंत्रण में आसानी रहती है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लाभ बता रहे हैं कि लागत नियोजन और नियंत्रण में आसानी रहती है। फिर आता है गलतियों को पहचानने में आसानी से, क्या गलतियों को पहचानने में आसानी रहती है? गलतियों को पहचानने में आसानी, जिससे इसके दोहराव पर नियंत्रण स्थापित हो पाता है। गलतियों को पहचानने में क्या आसानी रहती है, जिससे क्या इसके दोहराव पर नियंत्रण स्थापित हो पाता है। आगे बात करें, समस्त सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने से धन और समय की बचत होती है। सारी सारी सूचनाएं क्या हमें ऑनलाइन मिल जाती है, इस वजह से समय और धन की बचत रहती है। तो आपूर्ति श्रृंखला के हमने फायदे देखे। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा क्या परिचालन मिक्स, मतलब लॉजिस्टिक्स मिक्स की। वैसे लॉजिस्टिक की बात करें तो लॉजिस्टिक शब्द है ना, सेना से संबंधित शब्द है। सेना में बहुत ज़्यादा काम आता था, जैसे रसद सामग्री होती है ना, वो तो वैसे लॉजिस्टिक्स होता है।
जिसके अंतर्गत सैनिकों को सैन्य उपकरण और रसद संबंधी आपूर्ति की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाता था कि उन तक, सैनिकों तक सबसे पहले सब चीज़ टाइम टू टाइम पहुंचनी चाहिए, वो उनकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। क्या उनकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, ये सब के सब कोशिश करते थे। तो ये हमारी जो लॉजिस्टिक्स वाली बात है तो उनसे ही संबंधित थी। वर्तमान समय में यह आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का ही एक महत्वपूर्ण घटक है। परिचालन में मिश्रण की बात करें तो वर्तमान समय में ये जो हमारे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है परिचालन मिक्स या मिश्रण। तो जिसमें क्या कच्चे माल की खरीद, जिसमें कच्चे माल की खरीद संबंधी परिवहन, भंडारण और अंतिम उत्पाद की सुपुर्दगी संबंधी परिवहन और सुरक्षा संबंधी कार्य निष्पादित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य लागतों को कम करना और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करना होता है। तो दोबारा से देखते हैं इसको कि वर्तमान समय में क्या होता है, ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का हिस्सा है। क्या हमारे परिचालन मिक्स क्या होता है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का ही महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसमें क्या कच्चे माल की खरीद संबंधी परिवहन, भंडारण और अंतिम उत्पाद की सुपुर्दगी संबंधी परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी कार्य निष्पादित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, लागतों को कम करना और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करना होता है। क्या होता है, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करना होता है। कह सकते हैं कि तैयार माल को उचित समय, क्या तैयार माल को उचित समय और उचित लागत में ग्राहकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, लॉजिस्टिक्स कहलाता है। तैयार माल को, एक मिनट, वर्तमान तो कह सकते हैं कि तैयार माल को उचित समय और उचित लागत में, तैयार माल को उचित समय और उचित लागत में ग्राहकों तक पहुंचाने क्या कहलाता है, लॉजिस्टिक प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉजिस्टिक प्रबंधन कहलाता है। तैयार माल को उचित समय और उचित लागत में कहाँ तक पहुंचाना, ग्राहकों तक पहुंचाना। तो हम इसे क्या कहते हैं, परिचालन मिक्स कह सकते हैं। एक बार वापस बता दें आपको, चीज़ें याद हो गया इससे। वर्तमान समय में क्या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का एक घटक है जिसमें कच्चे माल की खरीद संबंधित सारे परिवहन आते हैं। कच्चे माल की खरीद कर ली, सारा परिवहन का काम इसमें आ जाएगा। दूसरा आता है भंडारण, अंतिम उत्पाद की सुपुर्दगी संबंधित सारे परिवहन इसमें आ जाएंगे। सुरक्षा संबंधी कार्य निष्पादित किए जाते हैं इसमें, इसका उद्देश्य लागतों को कम करना और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करना है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक मिश्रण के उद्देश्य क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं। क्या लॉजिस्टिक मिश्रण के उद्देश्य और विशेषताएं क्या है, उत्पादों को उचित मात्रा में, उचित समय और उचित लागत पर ग्राहकों तक पहुंचाना। क्या, जो हमारे उत्पाद है तो उत्पादों को उचित मात्रा में, उचित समय, उचित लागत पर किसको पहुंचाना, ग्राहकों तक पहुंचाना, इसका पहला विशेषता है। दूसरी विशेषता होती है कुशलता में वृद्धि करना। किसमें वृद्धि करना, कुशलता में वृद्धि करना, इसका दूसरी विशेषता है। तीसरी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पहुंचाना। क्या, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पहुंचाना। चौथी हमारे विक्रय संवर्धन करना। पांचवी मधुर की ग्राहक संबंधों की स्थापना करना। क्या, मधुर की नहीं, ग्राहकों से मधुर संबंध स्थापित करना, जो ये लॉजिस्टिक मिश्रण की विशेषता और उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है, उत्पादों को उचित मात्रा में, उचित समय, उचित लागत पर ग्राहकों तक पहुंचाना। रेट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम कीमत के अंदर क्या ग्राहकों तक पहुंचाना। दूसरा कुशलता में वृद्धि करना है, किस में वृद्धि करना, एफिशिएंसी में वृद्धि करना। तीसरा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पहुंचाना है। क्या, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पहुंचाना। चौथा विक्रय संवर्धन करना। क्या, विक्रय संवर्धन करना। और पांचवा है कि ग्राहक संबंधों की से मधुर संबंध स्थापित करना, ग्राहकों से मधुर संबंध स्थापित करना। अगला टॉपिक आता है हमारा लॉजिस्टिक मिश्रण के घटक या तत्व। एक मिनट दोस्तों, लॉजिस्टिक मिश्रण के घटक या तत्वों की बात करें तो लॉजिस्टिक मिश्रण के कौन कौन से तत्व या घटक होते हैं। पहले आदेश प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है इसके अंदर। इसमें क्या किया जाता है, आदेश प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है और इस प्रक्रिया में क्या ग्राहकों से आदेश लिया जाता है और आदेश के अनुसार उत्पाद को उपलब्ध कराना शामिल होता है। क्या, इस प्रक्रिया में ग्राहकों से आदेश लेना और आदेशानुसार उत्पाद को उपलब्ध कराना होता है। और इन दोनों गतिविधियों के मध्य लगने वाले समय को भी रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रोडक्ट कब तक बन के आ गया और कब आदेश दिया गया था, दोनों में कितना समय लगा। दूसरा होता है स्कंद प्रबंधन, मतलब स्टॉक।
इस तत्व के अंतर्गत उत्पाद के स्टॉक को व्यवस्थित रखना शामिल होता है। क्या इस तत्व के अंतर्गत क्या होता है? उत्पाद के स्टॉक को व्यवस्थित रखना शामिल होता है। तीसरा, भंडारण प्रबंधन। यदि निर्मित माल का तुरंत विक्रय नहीं किया गया तो उसे सुपुर्दगी के समय तक उचित तरीके से सुरक्षित रखना, जिसे हम क्या कहते हैं? भंडारण प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारण प्रबंधन कहेंगे इसे। यदि निर्मित माल का तुरंत विक्रय नहीं किया गया तो उसे सुपुर्दगी के समय तक उचित तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भंडारण प्रबंधन कहते हैं। और चौथा होता है हमारा परिवहन। तो लॉजिस्टिक मिश्रण का अंतिम चरण होता है जिसमें उत्पाद को वहाँ पहुँचाना होता है जहाँ उसकी मांग रहती है। क्या लॉजिस्टिक मिश्रण का यह अंतिम चरण होता है जिसमें क्या उत्पाद को वहाँ पहुँचाना होता है जहाँ पे उसकी डिमांड या मांग रहती है। तो इस तरह से लॉजिस्टिक के हमने चरण पढ़ लिए। कितने चरण होते हैं? ये चरण क्या घटक या तत्व देख लिए लॉजिस्टिक मिश्रण के। आदेश प्रक्रिया का निर्माण करना पहला, दूसरा स्कंद प्रबंधन, स्टॉक प्रबंधन, तीसरा भंडारण या भंडारण प्रबंधन, चौथा परिवहन। तो इस तरह 4 घटक होते हैं। अब बात करेंगे हम लॉजिस्टिक्स के प्रकार। लॉजिस्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिस्टिक्स के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार आता है हमारे इनबाउंड लॉजिस्टिक। इसे क्या कहते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत कच्चे माल का प्रबंधन, आपूर्तिकर्ता से इसकी प्राप्ति, कच्चे माल का उचित रखरखाव, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? कच्चे माल का प्रबंधन, आपूर्तिकर्ता से इसका प्राप्ति, कच्चे माल का उचित रखरखाव करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जो वास्तव में आपूर्तिकर्ता को उत्पादक से जोड़ता है। क्या? जो वास्तव में क्या आपूर्तिकर्ता को उत्पादक से जोड़ता है। क्या? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो इसमें सारी चीज़ें शामिल होती है। कच्चे माल का प्रबंधन करना, आपूर्तिकर्ता से इसकी प्राप्ति, कच्चे माल का उचित रखरखाव, ये सब चीज़ें इसमें शामिल रहती है। फिर आता आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। यह तैयार माल उपभोक्ता तक वितरित करने का कार्य करता है। जो माल तैयार हो गया है उस तैयार माल को उपभोक्ता तक वितरित करने का काम करता है, जिसमें क्या तैयार माल की सुरक्षा और संरक्षण, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें क्या था? तैयार माल की सुरक्षा और संरक्षण दोनों चीज़ें शामिल होती है। इसे कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। फिर आता थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। क्या था? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आता है जिसके अंतर्गत निर्माता कंपनी द्वारा लॉजिस्टिक का कार्य किसी बाहरी पक्षकार को सौंपा जाता है। और लॉजिस्टिक करने का कार्य किसको दिया जाता है? बाहरी पक्षकार को, मतलब थर्ड पार्टी को दिया जाता है। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहेंगे। और चौथा होता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। क्या होता है? रिवर्स लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत यदि ग्राहक माल से असंतुष्ट होता है तो उसे पुनः विक्रेता तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। तो हमने देखा जो हमारा लॉजिस्टिक्स है 4 प्रकार के। एक तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है जो वास्तविक भी माना जाता है, फिर दूसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर तीसरा आता थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, और चौथा था हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक्स। अब बात करें जो हमारा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और लॉजिस्टिक प्रबंधन, दोनों में वैसे बात तो सेम ही रहती है क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में भी यही कर रहे हैं, लॉजिस्टिक प्रबंधन में भी सेम जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक अंतर होता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की बात करें तो ये क्या होता है? एक व्यापक अवधारणा, मतलब बड़ी अवधारणा मानी जाती है। किससे? लॉजिस्टिक प्रबंधन से। तो लॉजिस्टिक प्रबंधन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का ही एक अंग होता है। मतलब ये भी क्या है? एक छोटी अवधारणा है लेकिन ये इसी का हिस्सा मानी जाती है। बात करें आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की तो ये आधुनिक अवधारणा है, मतलब हाल ही के दिनों में इसको बनाया गया है। बात करें हमारे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की तो इसमें नेटवर्क के विभिन्न चरण शामिल होते हैं। जबकि हमारे लॉजिस्टिक प्रबंधन क्या प्राचीन अवधारणा, और इसमें केवल परिवहन का चरण ही शामिल होता है, इसमें सारे चरण शामिल नहीं होते। जो हमारे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है तो इसका उद्देश्य ग्राहक को प्रतियोगी वातावरण में लागत से अधिक लाभ उपलब्ध कराना है। भाई उसने पैसा जितना खर्च किया है उससे ज़्यादा फील होना चाहिए कि मुझे इससे ज़्यादा फायदा हुआ है। इसका उद्देश्य कच्चे माल और तैयार माल के प्रभावी प्रभाव को व्यवस्थित रखना है, इतना सा ही काम है बस, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका। किसका? ये हमारे लॉजिस्टिक प्रबंधन का। एक मिनट। आगे आता हमारा टॉपिक आता है कौन सा? उद्यमिता। क्या होता है? उद्यमिता। बिजनेस की बात करते हैं उद्यमिता की। तो उद्यमिता क्या होता है? उद्यमिता
जोखिम भरा काम होता है, जिसे बिजनेस करना कहते हैं। यह तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जोखिम होता है उद्यमिता करना, इतना आसान काम नहीं। तो उद्यमिता क्या है, जोखिम भरा काम होता है जिसमें उद्यमी क्या है, योग्यताओं के द्वारा नवाचार करने, व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने तथा व्यू रचनात्मक योग्यता का चयन करते हुए लाभ का बेहतर उपयोग करता है। क्या करता है कि उद्यमिता जोखिम भरा कार्य है जिसमें क्या है, उद्यमी योग्यताओं के द्वारा नवाचार करने, व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने तथा व्यू रचनात्मक योग्यता का चयन करते हुए लाभ का बेहतर उपयोग करते हैं, तो इसे उद्यमिता कहेंगे। अब बात करें उद्यमिता की, तो उद्यमिता की क्या परिभाषा है, क्या उद्यमिता की क्या परिभाषा है उसकी बात करें तो उद्यमिता का तात्पर्य नव प्रवर्तन से। उद्यमिता का तात्पर्य क्या होता है, नव प्रवर्तन से होता है। यह अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए जोखिम उठाने की अंतःप्रेरणा और इच्छा होती है। उद्यमिता का तात्पर्य नव प्रवर्तन से होता है और ये क्या होता है, अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए जोखिम उठाने की एक अंतःप्रेरणा या इच्छा होती है। उद्यमिता से अभिप्राय समाज के नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से। उद्यमिता का क्या मतलब होता है, समाज में नए उपक्रम को स्थापित करने की प्रवृत्ति हमारी उद्यमिता कहलाती है। कि नए नए बिजनेस खड़े करना क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने और उसे सफल बनाने के लिए, क्या किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने और उसे सफल बनाने के लिए उसमें धन, समय और प्रयास मतलब नवाचारों का निवेश करना, जोखिम उठाना क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। तो हमने उद्यमिता की बहुत सारी परिभाषाएं देखी, इनका कोई परीक्षा में आते हैं तो बताना। तो एक बार वापस बताते हैं आपको इनकी परिभाषाएं क्या क्या। कि उद्यमिता का तात्पर्य नव प्रवर्तन से, और यह क्या अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए जोखिम उठाने की अंतःप्रेरणा और इच्छा होती है। मतलब अंदर से इच्छा हुई है किसी की जोखिम उठाने की, बिजनेस करने की, तो भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, उद्यमिता से अभिप्राय समाज में नए उपक्रम को स्थापित करने की प्रवृत्ति है कि कौन कितने कितने नए नए उपक्रम स्थापित कर रहा है, तो उसकी बात करते हैं। और तीसरा, किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने और उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन और प्रयासों मतलब नवाचार का निवेश करना, जोखिम उठाने क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। फिर बात करें उद्यमिता की विशेषताएं, प्रकृति की बात करें। उद्यमिता की विशेषताएं, लक्षण और प्रकृति की बात करें तो इसमें जोखिम होता है, नवाचार तो होना चाहिए, सृजनात्मक प्रक्रिया है, प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व क्षमता, अवसर खोजने की प्रक्रिया है। क्या अवसर खोजने की प्रक्रिया है। उद्यमिता एक व्यवहार है। क्या उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता एक उच्च आकांक्षा का परिणाम है। तो उद्यमिता क्या, एक उच्च आकांक्षा का परिणाम है। उद्यमिता एक पेशेवर क्रिया होती है। क्या होती है, उद्यमिता एक पेशेवर क्रिया है। तो इस तरह हमने देखिए उद्यमिता की कुछ विशेषताएं। लक्षण और प्रकृति की बात करें तो उद्यमिता के अंदर जोखिम होता है बहुत ज़्यादा, फायदा हो तो हो, नहीं तो अधिकतर उद्यमिता में नुकसान ही उठाना पड़ता है। उद्यमिता में नवाचार होता है। उद्यमिता में सृजनात्मक प्रक्रिया है। उद्यमिता क्या है, सृजनात्मक प्रक्रिया, प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व क्षमता होती है उद्यमिता में। उद्यमिता में क्या होता है, प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व क्षमता होती है। उद्यमिता में अवसर खोजने की प्रक्रिया होती है कि नए नए अवसर खोजने के कार्य किए जाते हैं उद्यमिता के अंदर। उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता एक उच्च आकांक्षा का परिणाम होती है। उद्यमिता क्या होती है, एक पेशेवर क्रिया होती है। अब उद्यमिता की बात करें बिजनेस की, बिजनेस नहीं कहते, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं इसको, एंटरप्रेन्योर। उद्यमिता के महत्व और लाभ की बात करें तो आज का जो आधुनिक युग है उसमें उद्यमिता आर्थिक जगत के लिए एक आवश्यकता बनी हुई है। कि आर्थिक जगत को यदि विकास करना, आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या है, उद्यमिता बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के आधुनिक युग में उद्यमिता आर्थिक जगत के लिए एक आवश्यकता बनी हुई है, जिसके महत्व को कैसे समझ सकते हैं कि नवाचार को प्रोत्साहन देना। भाई उद्यमिता के अंदर क्या होता है, नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाता है। दूसरा, नए और सफल उद्यमों की या उद्योगों की स्थापना की जाती है। हमारे उद्यमिता के अंदर क्या, नए और सफल उद्योगों की स्थापना की जाती है। नवीन तकनीकों का विकास किया जाता है। क्या किया जाता है, नवीन तकनीकों का विकास किया जाता है। संतुलित आर्थिक विकास में सहायक है। ये किस में सहायक है, संतुलित आर्थिक विकास में सहायक है। आर्थिक और सामाजिक समस्या जैसे हमारे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनके समाधान में भी सहायता करती है। क्या अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, इनकी समस्या के समाधान में भी हमारी उद्यमिता बहुत ज़्यादा काम आती है। रोजगार सृजन में भी काम आती है उद्यमिता। किसमें, रोजगार सृजन में। नए नए रोजगार इससे बनते हैं। वो कहते हैं ना, काम लेने वाले नहीं, काम देने वाले बनना है हमें, तो वो उद्यमिता इसके अंदर आती है। उपलब्ध संसाधनों का जो उपयोग है वो संभव होता है। इसमें जितने भी आपके पास संसाधन उपलब्ध है उनका बेहतर उपयोग इससे संभव हो पाता है। तो उद्यमिता के हमने ये देख लिया क्या महत्व, ये लाभ। अब उद्यमिता की बात करें, उद्यमिता कितने प्रकार की होती है। उद्यमिता हमारे 3 प्रकार की होती है। उद्यमिता के प्रकार की बात करें तो लघु व्यवसाय उद्यमिता, बृहत स्तरीय उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता।
पहला होता है लघु व्यवसाय उद्यमिता की बात करें तो इसके अंतर्गत दुकानें, कारीगर, कलाकार ये सब शामिल होते हैं जो नवाचार युक्त सीमित संसाधनों से जो नवाचार युक्त सीमित संसाधनों से व्यवसाय स्थापित करते हैं और इनका उद्देश्य पारिवारिक पालन पोषण करना होता है, तो इसे लघु व्यवसाय उद्यमिता कहते हैं। जैसे हमारे कोई दुकान वाला है, कारीगर है, कलाकार है, तो ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं जो क्या होते हैं नवाचार युक्त सीमित संसाधनों से क्या करते हैं व्यवसाय स्थापित करते हैं जिनका उद्देश्य पारिवारिक पालन पोषण करना होता है। दूसरा होता है वृहद स्तरीय उद्यमिता। वृहद स्तरीय उद्यमिता की बात करें तो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवाचार और आविष्कार युक्त उत्पाद बनाते हैं। ये क्या करते हैं समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवाचार और आविष्कार युक्त उत्पाद बनाते हैं, साथ ही अत्यधिक लाभ की अपेक्षा भी रखते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं बहुत ज़्यादा लाभ की अपेक्षा रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े उद्योग बनाते हैं तो इनको लाभ की भी इच्छा बहुत बड़ी होती है। क्या होता है सामाजिक उद्यमिता, तो इसके अंतर्गत समाज की आवश्यकता और समस्याओं का समाधान किया जाता है जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण की प्राप्ति करना होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान किया जाता है जिसका उद्देश्य क्या होता है सामाजिक कल्याण की प्राप्ति करना होता है। तो इस तरह हमने उद्यमिता के प्रकार देखे, 3 प्रकार, लघु व्यवसाय उद्यमिता, बृहद स्तरीय उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता। अब आता है नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का नाम है हमारे स्टार्टअप। हो जाओ स्टार्टअप से। स्टार्टअप किसे कहते हैं? स्टार्टअप भी कई बार परीक्षा में आ जाता है स्टार्टअप की बात। तो ऐसी संस्था जो अपने परिचालन तंत्र स्थापना के प्रारंभिक स्थान पर हो, मतलब अभी शुरू की गई हो, मतलब स्टार्टअप किसे कहेंगे? ऐसी संस्था जो अपने परिचालन तंत्र स्थापना के प्रारंभिक स्थान पर हो, मतलब अभी शुरू ही की गई, और जो नवीन उत्पाद और नवीन प्रक्रिया और नवीन तकनीक से व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप की बात करें तो इसमें नवीन शब्द तो डालना कंपलसरी है। क्या नवीन शब्द डालना कंपलसरी है स्टार्टअप के अंदर, क्योंकि नवीन नहीं डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसी संस्था जो अपने परिचालन तंत्र स्थापना के प्रारंभिक चरण पे हो और जो नवीन उत्पाद, नवीन प्रक्रिया, नवीन तकनीक से व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें स्टार्टअप कहेंगे। क्योंकि स्टार्टअप कार्य योजना की स्थापना के प्रारंभिक चरण में होते हैं, अतः इनमें अधिक जोखिम के साथ साथ अधिक लाभ प्राप्त करने की संभावना भी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जोखिम ज़्यादा होता है तो फायदा होने की संभावना भी ज़्यादा ही रहती है। अब बात करें स्टार्टअप के लाभ और हानि की। स्टार्टअप होने से क्या क्या फायदे हैं, स्टार्टअप होने के क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला लाभ की बात करें तो स्टार्टअप से रोजगार का सृजन होता है। क्या होता है? रोजगार सृजन होता है। नवीन क्षेत्रों में नवाचार युक्त अवसंरचना का निर्माण होता है। नए नए क्षेत्रों में नवाचार युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति संभव हो पाती है। क्या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति संभव हो पाती है। संसाधनों के उपयोग में नवाचार आता है। इससे क्या होता है? संसाधनों के उपयोग में नवाचार आता है। तो ये तो इसके लाभ है। हानि की बात करें तो इस स्टार्टअप करने से अत्यधिक जोखिम रहता है। कई बार फायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। कंपनी को क्या फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। दूसरा, कार्य सुरक्षा का अभाव होता है। क्या है? कार्य सुरक्षा का अभाव रहता है। अत्यधिक कार्यभार रहता है, क्योंकि नई नई कंपनियां खोली जाती है तो उसमें काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। समन्वय का अभाव है, और दूसरी कंपनियों से जब समन्वय किया जाता है तो कई बार कंपनियां समन्वय करती है, कई बार नहीं भी करती है, तो समन्वय का अभाव रहता है। फिर आता है कोषों का अभाव। क्या होता है? कोषों का अभाव मतलब इतना पैसा भी नहीं होता। तो स्टार्टअप के लाभ और हानि की बात करें तो लाभ एक बार वापस बता दें, रोजगार सृजन होता है। नवीन क्षेत्रों में नवाचार युक्त अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होती है। संसाधनों का उपयोग में नवाचार रहता है। और हानि की बात करें तो अत्यधिक जोखिम रहता है, कार्य सुरक्षा का अभाव रहता है, अत्यधिक कार्यभार रहता है, समन्वय का अभाव, कोषों का अभाव रहता है। अब स्टार्टअप से जुड़ी एक योजना चलती है, स्टार्टअप इंडिया योजना। कौन सी योजना? स्टार्टअप इंडिया योजना की बात करें तो योजना क्या कहते हैं? इस योजना का मकसद देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना है। क्या स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मकसद देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो और उद्देश्य देख लें इस योजना का उद्देश्य, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना। पहला उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना। देश में नवाचार उद्यमिता के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाना। देश में नवाचार और उद्यमिता के लिए क्या करना है? हमें मजबूत इकोसिस्टम बनाना है। देश में क्या स्टार्टअप और नए विचारों के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। देश के आर्थिक विकास को गति देना है। क्या है? देश के आर्थिक विकास को गति देना है।
बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना। क्या करना? बड़े पैमाने पर हमें क्या करना? रोजगार के अवसर पैदा करने। तो हमारे स्टार्टअप इंडिया योजना है, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं दोबारा बता दें आपको। तो स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, देश में नवाचार उद्यमिता के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना, देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, देश के आर्थिक विकास को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना। अब इसमें शर्तें क्या है? जो हमारे ये योजना की शर्तें क्या क्या है? पहली शर्त हमारी कंपनी का कार्यकाल। तो अस्तित्व और संचालन की अवधि निर्गमन की तिथि से 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसे पुरानी कंपनी कहेंगे, स्टार्टअप थोड़ी कहेंगे। स्टार्टअप वही होता है भाई जिसने अपने आप को रजिस्टर कराया, तो रजिस्टर कराए 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी शर्त आती है कुल बिक्री। तो निगमन की दिनांक के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ से अधिक का वित्तीय कारोबार नहीं होना चाहिए उसका। तो वही हमारी स्टार्टअप कहलाएगी। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? ये हमारे RS में 2021 में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। फिर आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब उद्भवन। इंक्यूबेशन का मतलब होता है उद्भवन। तो उद्भवन किसे कहेंगे? स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने और जीवित रखने वाली संस्थाओं को इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, नई नई कंपनियां, जैसे मैं मान लीजिए मैंने एक नई कंपनी खोली। क्या? मैंने एक नई कंपनी खोली। अब नई कंपनी क्या? टैक की थी। टैक से संबंधित मैंने टेक्नोलॉजी से संबंधित एक नई कंपनी खोली। अब सरकार चाहती है मेरी कंपनी फायदे में रहे, क्योंकि सब कंपनी फायदे में रहेगी तभी तो मैं टैक्स दूंगा। कंपनी फायदे में नहीं रहेगी तो मैं टैक्स किस में से दूंगा? ऐसा तो है नहीं कि मैं नुकसान में रहूँ फिर भी टैक्स दूँ। तो सरकार चाहती है नई नई कंपनियां खुले और फायदे में भी रहे। तो सरकार क्या करती है, बड़े बड़े जितने भी उससे संबंधित संस्थान होते हैं, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी खोली, तो जो सरकार के पास जितने भी टेक्नोलॉजी के संस्थान हैं उनके पास क्या है, मेरी मदद के लिए, हेल्प के लिए कहेगी कि भैया तुम जाओ और वहाँ जाके तुम हेल्प ले सकते हो यदि तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत आती है। तो जहाँ जहाँ वो संस्थान होते हैं जहाँ जहाँ मैं हेल्प के लिए जा सकता हूँ वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर कहलाएंगे। तो स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने और जीवित रखने वाले संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। वास्तव में ये केंद्र के स्टार्टअप व्यवसाय को व्यापारिक और तकनीकी सुविधाएं, नेटवर्क कनेक्शन और प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधाएं देते हैं। ये वास्तव में क्या करते हैं कि ये केंद्र जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इंक्यूबेशन केंद्र है, ये क्या करते हैं, स्टार्टअप व्यवसाय को व्यापारिक और तकनीकी सुविधाएं, नेटवर्क कनेक्शन, प्रयोगशाला, ये सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। स्पष्ट है कि ये केंद्र स्टार्टअप के प्रारंभिक चरण में संजीवनी के बराबर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं मिलेंगे तो कंपनियां जल्दी बनेगी, जल्दी बंद हो जाएगी। कंपनी क्या होती है, जल्दी बनती है और जल्दी बंद हो जाती है अगर ये इंक्यूबेशन सेंटर ना हो तो। भारत में क्या है, भारत में स्टार्टअप पॉलिसी में इंक्यूबेशन की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में लगभग 150 इंक्यूबेटर है, जिनमें से अधिकांश केंद्र स्टार्टअप समर्थन के लिए बनाए गए हैं, जिनको IIM, IIT और अन्य सम्मानित शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये क्या करें, इंक्यूबेशन सेंटर की तरह काम कर रहे हैं, जो नई नई कंपनियां खुलती है उनके लिए संजीवनी की तरह काम करते हैं। और हमारी जो बजट आता है तो बजट में भी यही खबरें आती है कि हम इतने इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। फिर बात करें अटल इंक्यूबेशन सेंटर, सरकार के द्वारा स्थापित सेंटर है। क्या अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या? सरकार के द्वारा स्थापित सेंटर है, जिसकी स्थापना परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों को विकसित करने के लिए की गई थी। तो इसकी स्थापना इसलिए की गई है। एक स्टार्टअप इंडिया योजना की बात करें तो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या? उद्यमशील संस्कृति को गति प्रदान करना, बड़े पैमाने पर समाज में उद्यमिता के मूल्यों को मन में बिठाना, उद्यमिता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, शिक्षित युवाओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों को उद्यमिता को आकर्षण, पसंदीदा और व्यापारिक कैरियर के बनाने के लिए प्रेरित करना। समावेशी एवं सतत विकास प्राप्त करने के लिए क्या? समावेशी एवं सतत विकास प्राप्त करने के लिए समाज के वंचित वर्ग की आवश्यकताओं को पूरी करना। जैसे हमारी कौन से वंचित वर्ग होते हैं? महिलाएं, पिछड़े समुदाय, ग्रामीण, कृषि आधारित जनसंख्या और सुदूर क्षेत्र। ये हमारे वो क्षेत्र होते हैं जिनमें क्या करना है, हमें आवश्यकताओं को पूरी। फिर एक आता है हमारी इसी के अंदर स्टार्टअप्स के अंदर एक आता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न तो एक घोड़ा था जिसके एक सींग था, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप जिनकी जोखिम पूंजी उद्यमों में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से या इससे अधिक पहुंच गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। अब कीमत की बात करते हैं तो शुद्ध पूंजी और संचय पूंजी दोनों को मिलाकर के कीमत आती है। तो कीमत कितनी? $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो। यूनिकॉर्न व्यवसाय में कौन कौन से लक्षण होते हैं? एक तो गैर परंपरागत नवाचार होता है,
क्या होता है, गैर परंपरागत नवाचार होता है, मतलब लीग सेट के कार्य करते हैं। क्या करते हैं, लीग सेट के काम करते हैं। सबसे पहले की अवधारणा होती है, यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो अपने क्षेत्र के सबसे प्रथम उद्यम होते हैं तथा प्रतिस्पर्धी संस्थानों से बहुत आगे निकल जाते हैं। मतलब जो इनका कंपटीटर है उनसे तो बहुत आगे होते हैं, उच्च तकनीकी युक्त होते हैं। वर्तमान समय में कुल यूनिकॉर्न उद्यमों का लगभग 86% सॉफ्टवेयर आधारित क्षेत्र में काम करता है यूनिकॉर्न। फिर आता ग्राहक आधारित। अधिकांश यूनिकॉर्न ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादों के संबंध में नवाचार प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यूनिकॉर्न व्यवसाय के लक्षण की बात करें, एक तो गैर परंपरागत नवाचार होने चाहिए, लीग सेट के होने चाहिए। सबसे पहले की अवधारणा मतलब प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बहुत आगे होने चाहिए। उच्च तकनीकी युक्त, तो वही बात कि 86% सॉफ्टवेयर आधारित हैं हमारे। ग्राहक आधारित मतलब बहुत सारे जो यूनिकॉर्न उद्योग है वो क्या है, ग्राहक की आवश्यकता को देखकर ही बनाए जाते हैं। अब भारत के कौन कौन से यूनिकॉर्न उद्योग उनकी बात करें, एक आता है फ्लिपकार्ट, 2007 में स्थापित किया गया था। किसने, सचिन बंसल और बेन्नी बंसल ने, जिसका मूल्य कितना, $15.5 बिलियन। पेटीएम 2010 में स्थापना की गई थी, विजय शेखर शर्मा ने। हाल ही में अपने अंशों का निर्गमन किया इसने, मतलब शेयर मार्केट में अपने शेयर उतारे इसने। निर्गमन से पूर्व व्यवसाय की कुल कीमत $2 बिलियन आंकी गई थी। बायजूर अनअकैडमी, दोनों ही यूनिकॉर्न ऑनलाइन एजुकेशन तकनीक पर आधारित कंपनी है जिनकी बाजार कीमत $20 बिलियन और $2 बिलियन है। मतलब बायजू की तो $20 बिलियन और जो हमारा अनअकैडमी है उसके $2 बिलियन नापी गई है। तो फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बायजू, अनअकैडमी, ये सब। फिर एक आता है एंजल इन्वेस्टमेंट फंड। ये एंजल इन्वेस्टर फंड और जोखिम पूंजी कोष। एंजल इन्वेस्टमेंट फंड और जोखिम पूंजी कोष दोनों में क्या अंतर है, अंतर तो क्या है, दोनों का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर किसे कहते हैं। ये सामान्यतः स्टार्टअप व्यवसाय में $1 मिलियन से कम का निवेश करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टार्टअप व्यवसाय में $1 मिलियन से कम का निवेश करते हैं, उन्हें एंजल इन्वेस्टर कहेंगे। ये उच्च शुद्ध कीमत के व्यक्तिगत निवेशक होते हैं, हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी बहुत बड़ी कमाई होती है, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं एंजल इन्वेस्टर। स्वयं के किए गए निवेश के प्रति शोध और अनुसंधान का भाव रहता है, मतलब कि जो निवेश करते हैं उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं करते हैं, बस मन किया तो दे दिया, वहाँ तक होता है। ये स्टार्टअप के शुरुआती चरण में पूंजी उपलब्ध कराते हैं, सीड कैपिटल के रूप में पैसा देते हैं, और ये निवेश के लिए किए गए व्यवसाय का प्रबंधन नहीं करते हैं। मतलब जिस व्यवसाय में ये पैसा लगाते हैं उसका मैनेजमेंट ये नहीं संभालते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। और ये $1 मिलियन से कम का ही निवेश करते हैं, ज़्यादा का निवेश नहीं करते। फिर आता हमारा वेंचर कैपिटल फंड। क्या था, वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड ये सामान्यतः क्या होता है, $1 बिलियन से अधिक का निवेश करते हैं। कितना, $1 बिलियन से ज़्यादा का निवेश करते हैं। ये सीमित दायित्व साझेदारी फर्म होती है। ये क्या होती है, सीमित दायित्व साझेदारी फर्म होती है। इस कोष में लोगों से धनराशि का एकत्रित किया जाता है। इस कोष में लोगों से क्या, धनराशि को एकत्रित किया जाता है और स्टार्टअप में नियोजित कर दिया जाता है। इसलिए ये पूर्णतः शोध और अनुसंधान के बाद ही किया जाता है। ये स्टार्टअप के वृद्धि चरण में पैसा लगाते हैं, न कि शुरुआती चरण में, जबकि हमारी जो एंजल इन्वेस्टर है ये शुरुआती चरण में ही पैसा लगाते हैं। ये निवेश किए गए व्यवसाय में प्रत्यक्ष भूमिका रखते हैं। क्या, निवेश किए गए व्यवसाय में क्या रखते हैं, प्रत्यक्ष भूमिका रखते हैं। तो हमने देखा वेंचर कैपिटल की, तो दोनों को एक एक बार और बता दें इन कंपेयर करते हुए। एंजल इन्वेस्टर में $1 मिलियन से कम, वेंचर कैपिटल में $1 बिलियन से ज़्यादा। एंजल इन्वेस्टर में शुद्ध कीमत के, इनकी है क्या, उच्च शुद्ध कीमत के व्यक्तिगत निवेशक होते हैं। इसमें सीमित साझेदारी फर्म होती है। इसमें स्वयं के लिए किए गए निवेश के प्रति शोध और अनुसंधान का अभाव होता है। इसमें शोध और अनुसंधान के बाद में पैसा लगाया जाता है। इसमें क्या, स्टार्टअप के शुरुआती चरण में पूंजी लगाई जाती है, और हमारे वेंचर कैपिटल में क्या, वृद्धि चरण में पैसा लगाया जाता है। जो हमारे एंजल इन्वेस्टर क्या है, निवेश किए गए व्यवसाय का प्रबंधन नहीं करते, जबकि हमारे वेंचर कैपिटल क्या है, व्यवसाय में प्रत्यक्ष भूमिका रखते हैं। तो एंजल निवेशक की थोड़ी सी और जानकारी ले ले। एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, तो इनके द्वारा किसी एकल व्यवसाय पूंजी उपक्रम में 25 लाख से 10 करोड़ के बीच में निवेश किया जाता है। कितना, 25 लाख से लेकर 10 करोड़ के बीच में निवेश किया जाता है। निवेश न्यूनतम 1 वर्ष की लॉक इन अवधि के लिए होता है, जो स्टार्टअप के विकास के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। निवेशक और स्टार्टअप संस्थापकों के बीच में कोई पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए। साथ ही एंजल फंड मतलब जो निवेशक है अपने सहयोगी में
निवेश नहीं कर सकते। वह एंजल इन्वेस्टर है, अपने सहयोगी में निवेश नहीं कर सकते। स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप को 300 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले किसी औद्योगिक समूह से संबद्ध या परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो उसे एंजल इन्वेस्टर कहेंगे। बात करें आगे तो निवेशक फंड की कुल राशि का 25% से अधिक किसी व्यवसाय में निवेश नहीं कर सकते। तो 25% से कम ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, भारत में एंजल निवेशक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 मापदंड बताओ। कि कोई व्यक्ति एंजल इन्वेस्टर के रूप में अर्हता चाहता है कि वो चाहता है कि मुझे ऐसी पोजीशन मिल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंजल इन्वेस्टर। तो 2 उसकी मापदंड पूछे थे तो आपको बताने थे, तो ये आप बता सकते थे अगर आपको ये पता होता तो ये परीक्षा में आया था हमारे 2023 की में। भारत में एंजल निवेशक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए सेबी ने कौन कौन से 2 मापदंड बताए। फिर आता हमारा लाभों का विभाजन। क्या टॉपिक हमारा क्या है, लाभों का विभाजन। मतलब व्यवसाय 3 तरह के होते हैं। एक तो एकाकी व्यवसाय, एक कंपनी होती है, और एक साझेदारी व्यवसाय होता है। क्या होता है, एक तो एकाकी व्यवसाय होता है, एक कंपनी होती है, एक साझेदारी व्यवसाय होता है। तो किसी भी व्यवसाय में लाभ सबसे अधिक प्रेरणादायी तत्व माना जाता है। लाभ क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी तत्व माना जाता है कि लाभ के पीछे सब काम करते हैं। सब क्या, लाभ के पीछे ही काम करते हैं, लाभ कमाने के लिए सब काम करते हैं। और लाभ ही नहीं मिलेगा तो कोई काम क्यों करेगा। तो वही है, व्यावसायिक संदर्भ में व्यवसाय की कुल वार्षिक आय का कुल वार्षिक व्ययों पर आधिक्य ही लाभ कहलाता है। कोई भी क्या होता है कि जितना भी आय है और जितना भी व्यय है, कि जितनी भी आय है और जितने भी व्यय है, उसका जो एक्सेस होता है, क्या होता है, उसका जो एक्सेस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, जिसका विभाजन व्यवसाय के प्रारूप के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो व्यवसाय कैसा है उस पर आधारित होता है ये चीज़। जो बात करें कि यदि व्यवसाय एकाकी व्यवसाय हो तो संपूर्ण लागत व्यवसाय के एकल स्वामी को ही प्राप्त होगा। लाभ क्या है कि एकल स्वामी को ही प्राप्त होगा। यदि व्यवसाय साझेदारी के रूप में काम करता है तो ऐसी दशा में साझेदारों के द्वारा निर्मित लिखित समझौते के आधार पर लाभों का विभाजन होता है। अन्यथा साझेदारों के द्वारा विनियोजित पूंजी के अनुपात में लाभ बांटे जाते हैं। यदि व्यवसाय एक कंपनी के रूप में है तो कंपनी के वार्षिक लाभों का विभाजन कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार होगा, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो कंपनी एक्ट में क्या क्या दिया होगा कि कंपनी के लाभों में से सबसे पहले ऋण के ब्याज की राशि को अलग किया जाता है, तो वो हटाई जाएगी। फिर ऋण पर ब्याज राशि घटाने के बाद शेष लाभों में निगम कर और अन्य जो वैधानिक दायित्व है उनको पूरा किया जाता है। जैसे CSR में अंशदान करना, भविष्य निधि में अंशदान करना, तो ऐसी चीज़ें की जाती है। फिर वैधानिक दायित्व की पूर्ति के बाद, क्या वैधानिक दायित्व की पूर्ति के बाद लाभ में यदि संचालक उचित समझे तो कुछ रकम भावी कार्यों के लिए विनियोजित की जाती है, जिसे प्रतिधारित आय कहते हैं। शेष लाभ की राशि अंशधारियों को लाभांश के रूप में बांट दी जाती है, जिसमें सबसे पहले लाभांश पूर्वाधिकारी अंशधारियों को पूर्व निर्धारित दर से किया जाता है। उसके बाद प्राप्त लाभ समता अंशधारियों को विभाजित किया जाता है। लाभांश की दर निर्धारित करने और लाभांश को वितरित करने का काम कौन करता है, कंपनी के संचालक मंडल का होता है। किसका होता है, कंपनी के संचालक मंडल का होता है। लाभांश की घोषणा के बाद लाभांश का भुगतान करना कंपनी का वैधानिक कर्तव्य होता है। जब लाभांश की घोषणा कर देते हैं तो लाभांश का भुगतान करना किसका कर्तव्य होता है, कंपनी का वैधानिक कर्तव्य होता है। कंपनी के लाभांश की घोषणा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में की जाती है, जिसे अंतिम लाभांश कहते हैं। और 2 वार्षिक साधारण सभा के बीच में घोषित लाभांश अंतरिम लाभांश कहलाता है। तो इस तरह आज हम इतना ही रखेंगे इस टॉपिक को। क्यों, क्योंकि टॉपिक थोड़ा और लंबा होता जा रहा है, ज़्यादा लंबा होने पे बोरियत आती है, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पे कंट्रोल करते हैं। आगे का भाग अगले पार्ट में देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैनेजमेंट से संबंधित काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आपको बताई जा रही है और कंटिन्यूस आपके फ़ायदे के लिए ये सीरीज़ बनाई जा रही है। यदि आप पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।